हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू दी वीडियो। आज हम इसमें करेंगे बेवर का नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ अथॉरिटी। ओके, इससे पहले मैंने आइडियल टाइप कंप्लीट करवा दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहले जाकर आप उसको देखें, तभी आप अथॉरिटी वाला टॉपिक करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा अथॉरिटी वाला टॉपिक है, ये एक तरह का डेमो ही जो है बेवर ने दिया है अपना को, जो उसका कॉन्सेप्ट है ना आइडियल टाइप का, उसी की ही डेमोस्ट्रेशन दी है बेवर ने हमें। ओके, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक अथॉरिटी को। सबसे पहले देखते हैं कि पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। विच कंसेप्ट डिड बेवर यूज टू एनालाइज द फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट डोमिनेशन। ओके, ये 2015 में पूछा गया था और 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब पहले डिफाइन कर लेते हैं बेवर के अकॉर्डिंग अथॉरिटी क्या है। ठीक है, अथॉरिटी क्या है अकॉर्डिंग टू बेवर? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लेजिटिमेट पावर। ठीक है, क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट पावर, दैट इज द पावर विच इज़ कंसिडर्ड लेजिटिमेट इन द सोसाइटी। जो पावर सोसाइटी में लेजिटिमेट कंसीडर की जाती है। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो सोसाइटी में एक्सेप्ट की जाती हो, जिसको सोसाइटी में राइट माना जाता हो, वो पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो टीचर स्कूल में बच्चे को होमवर्क दे रही है, ठीक है ना, तो जो टीचर के पास अथॉरिटी है, उसके पास लेजिटिमेट पावर है कि वो दे सकती है बच्चे को होमवर्क। ऐसा किसने कहा है? ऐसा सोसाइटी में माना जाता है कि टीचर बच्चे को होमवर्क दे सकती है, मतलब कि टीचर के पास लेजिटिमेट पावर है। इसी को बोलते हैं अथॉरिटी। के टीचर के पास अथॉरिटी है, वो बच्चे को होमवर्क दे सकती है। समझ में आया? ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास ही आइडेंटिफाई 3 सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी। अब जो है बेवर ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया 3 सोर्सेज किसके? लेजिटिमेसी के। लेजिटिमेसी मतलब कि कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है या राइटफुल है, जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्टेबल माना है। ठीक है, अब सोसाइटी को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ जो है एक्सेप्टेबल है या राइटफुल है? इसको अब हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ट्रेडिशनल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है ना, जो शादी ब्याह होते हैं उसमें जो है मेनली ब्राह्मण ही जो है उनको संपन्न करवाते हैं। ठीक है ना, पूजा पाठ वही करवाते हैं। ठीक है ना। अब जो ये ब्राह्मण जो है एक तरह की अथॉरिटी है उनके पास पूजा पाठ करवाने की, उनके पास लेजिटिमेट पावर है। इनको ये पावर किसने दी? हमारी सोसाइटी ने दी। ठीक है ना। सोसाइटी ने कैसे दी? क्योंकि पहले से ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है ना, मतलब पीछे से ही हम आए, हमारे पहले जो जनरेशन थी, उनसे पहले जो जनरेशन थी, वो सभी जो है ब्राह्मण से ही ये वाला काम करवाते थे। ठीक है ना, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही चलता गया, और अब ब्राह्मण के पास ये अथॉरिटी होगी कि वही जो है पूजा पाठ वाला जो है, जो पूजा पाठ वगैरह होती है वो ब्राह्मण से ही करवाते हैं। अब उनके पास अथॉरिटी आ चुकी है। ठीक है ना, इसे ही बोलते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स टू से कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है, जहाँ हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं उनके साथ जो है आती है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल। पता चल गया कि जो है ये हमारे पास कहाँ से आई अथॉरिटी, मेन सोर्स। और कहाँ से आई है? रैशनैलिटी, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए होते हैं, तब जो है हमारे पास जो है अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए अब जज के पास कुछ अथॉरिटी है कि वो कोर्ट में फैसला वगैरह सुनाते हैं जज, उनको अथॉरिटी किसने दी? लॉज एंड रूल्स ने। ठीक है ना, हमारे लॉज एंड रूल्स बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही है जो जज जो है वो अपना फैसला वगैरह सुनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास सोर्सेज हैं जिनके जरिए उनके पास ये पावर आई सभी के पास। ठीक है ना। अब थर्ड है अफेक्टिव और क्रिज्मा। इसको मैं आपको डिटेल में अपनी आगे वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। अथॉरिटी समझ आ गई, मतलब कि अथॉरिटी एक तरह की लेजिटिमेट पावर होती है, वो पावर जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है और उस पावर को सोसाइटी में राइट माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है ना। अथॉरिटी भी एक तरह की लेजिटिमेट पावर थी। अब पावर और अथॉरिटी में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। पावर में पता क्या होता है? पावर में होता है जब एक बंदा अपनी जो जिद है उसको मनवाता है। ठीक है ना, मतलब कि किसी टाइम बंदा ऐसा बोलता है कि जो मर्जी कर लो, मैं तो करके ही रहना है काम। ठीक है ना, मतलब कि इंसान बोलता है कि जो कुछ मर्जी कर लो, मैं तो करूँगा ही करूँगा, चाहे मुझे जो कोई आके रोक ले, मैं तो इस चीज़ को करूँगा ही करूँगा। ठीक है ना, वो हो जाती है पावर, मतलब कि अपनी जिद मनवा लेना एक तरह से। ठीक है ना, अब वो किसी भी तरह मनवाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे इसकी डेफिनेशन कैसे दिया है।
बेवर ने, द चांस ऑफ मैन और नंबर ऑफ मैन टू रियलाइज देयर ओन विल इन अ कम्युनल एक्शन। वही जब जो इंसान है अपनी बात को मनवा लेता है, ठीक है ना, इवन द रेजिस्टेंस ऑफ दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनल एक्शन, अगर उसको कोई मना भी करे तब भी वो उस बात को मनवा ही लेगा जैसे तैसे करके, ठीक है ना, तब हम उसको बोलेंगे पावर। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं, मान लो 5 लोगों का एक ग्रुप है, 5 दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने जो है प्लान बनाया कि हम मूवी देखने जाएंगे, कम्युनल एक्शन यहाँ पर हो गया, मूवी देखने जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक इंडिविजुअल बोल रहा है उसमें से कि मैं तो कॉमेडी मूवी देखूंगा, लेकिन दूसरा बोल रहा है मैं सोशल एक्शन क्यों, कौन सी एक्शन वाली मूवी देखूंगा, ठीक है ना, सोशियोलॉजी पढ़ के सोशल एक्शन ही ज़्यादा रहा है, ठीक है ना, एक्शन वाली मूवी देखूंगा, ठीक है ना, जिसमें एक्शन वगैरह ज़्यादा, लड़ाई झगड़े वाली इस तरह की मूवी देखूंगा, ठीक है ना। अब जो जिसने इंडिविजुअल ने कॉमेडी वाली मूवी देखनी थी, वो क्या करेगा, जो बाकी के 3 बचे हैं उनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेगा, किसी भी तरह से बोलेगा कि कॉमेडी मूवी ऐसे वैसे वैसे, किसी भी तरह जो है अपनी जो जीत है उसको मनवा ही लेगा, ठीक है ना। अब जो दूसरा बंदा है वो बोलेगा नहीं हम एक्शन मूवी देखेंगे, उसकी कौन सुनेगा, अब उसने तो अपनी बात मनवा ही ली दूसरे बंदे ने, जो बोल रहा था कि मैं तो कॉमेडी मूवी ही देखूंगा। इस तरह से जो बंदा अपनी बात मनवा लेता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पावर, ठीक है ना, जो वो एक्सरसाइज कर रहा होता है उस टाइम पर कर रहा होता है अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है। अब अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है। अथॉरिटी में कोअर्जन नहीं होती, किसी पर काम वो नहीं किया जाता, जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जाता कि मैं तो करूँगा ही करूँगा, आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ पावर, जो कोअर्जन है जो एलिमेंट ऑफ पावर, मतलब पावर में जब कोई बंदा पावर जो है उसको एक्सरसाइज कर रहा होता है तो कोअर्जन वाला एलिमेंट आ जाता है, जोर जबरदस्ती से करवा लेता है वो अपना काम, लेकिन अथॉरिटी में नहीं ऐसा होता, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास 3 आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के हमारे पास 3 आइडियल टाइप्स हैं जो बेवर ने बताए हैं। पहला आइडियल टाइप है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा है हमारे पास क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, तीसरा है हमारे पास लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है। पहले है हमारे पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्या होती है, वो अथॉरिटी जो कि या तो हमारे बिलीव्स या कस्टम्स के कारण आई होती है, या तो वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसे चली होती है, ठीक है ना। मान लीजिए अब जनरेशन टू जनरेशन वाला देखते हैं। अब किंग का आगे बेटा है वो भी किंग बनेगा, फिर जो उसका बेटा होगा वो भी किंग बनेगा, ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही चलेगा। हेरिडेटरी मोनार्क, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। किंग के पास जो है वो अथॉरिटी है, ये कौन सी अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है ना। देखते हैं इसमें, इट इज़ दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी विच स्टेम आउट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस, दैट इज अथॉरिटी बेस्ड ऑन बिलीव्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज़। इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल देखी है पहले उसको देखिए नीचे। हेरिडेटरी मोनार्की आना था, यहाँ पे मोनार्सी लिख दिया। हेरिडेटरी मोनार्की वेयर किंग और क्वीन इनहेरिट देयर पोजीशन फ्रॉम देयर रॉयल फैमिली, मतलब कि उन्होंने जो है अपनी जो फैमिली है उससे ही वो पोजीशन हासिल की है, ठीक है ना। एंड पीपल एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और लोग भी उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशनल पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, मतलब कि इट इज़ अ ट्रेडिशन पास डाउन थ्रू जनरेशन, ये एक तरह का ट्रेडिशन है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहा है, ठीक है ना। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि ये अथॉरिटी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है। ऐसा लोगों के द्वारा मान लिया जाता है कि जो किंग का बेटा है वो किंग ही बनेगा, ठीक है ना, और जो फिर फर्दर उसका बेटा होगा वो भी किंग बनेगा, ठीक है ना। वही लिखा है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी विच स्टेम आउट फ्रॉम द ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन से निकल कर आती है, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन से, ठीक है। दैट इज़ अथॉरिटी बेस्ड ऑन बिलीव्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज़, जो कि किस पर बेस्ड होती है, हमारे बिलीव्स पर, हमारे कस्टम्स पर, हमारी वैल्यूज़ पर। हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही पीछे से होता आया है, आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अगर ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं तो ब्राह्मण ही करवाएंगे, क्योंकि पहले भी वही करवाते थे, आगे भी वही करवाएंगे, ठीक है ना। अब जो है बेवर ने आइडियल टाइप वाली मेथोडोलॉजी को यूज़ किया और उन्होंने जो है अलग अलग फॉर्म्स की जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उनके बारे में बताया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 ट्रेडिशनल फॉर्म्स की जो अथॉरिटी थी उनको डिफ्रेंशिएट किया। एक थी हमारे पास गेरोंटोक्रेसी या जेरोंटोक्रेसी, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। इन इन्वॉल्व रूल बाय लीडर्स, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर रूल होता है, मतलब कि जो
यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर लीडर्स नहीं आएगा, यहाँ पर एल्डर्स आएगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एल्डर्स रूल करते हैं, ठीक है ना। ये पर्टिकुलरली एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ या ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको लीडर बनाया जाता है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर ट्राइब का, ठीक है ना। ऐसे ही वहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन चलता आया है, ठीक है ना। और कौन सी अथॉरिटी को देखा है बेवर ने, जो डिफ्रेंशिएट किया है, यह है पैट्रियार्कलिज्म, ठीक है ना। यहाँ पर इन्वॉल्व लीडर्स हु इनहेरिट देयर पोजीशन, यहाँ पर मेनली जो है मेल डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से उसने हमें दो तरह की जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ के बारे में बताया। बेवर सो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन एनी फॉर्म ऑफ बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी। बेवर जो है वो देखते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है एक तरह से बैरियर का काम करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी। मतलब कि यहाँ पर जो है रैशनली चीज़ों को सोचा या समझा नहीं जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि पीछे से ऐसा हो रहा है, मतलब कि पहले से ऐसा चलता आया है तो अभी भी ऐसा ही चलने दो, चाहे वो चीज़ गलत हो सही हो, उसको रैशनली नहीं देखते, बस देखते हैं कि हाँ ये हमारे बिलीव्स हैं, जब पीछे से ही शुरू से ही ऐसा आ रहा है, हमारे जो बुज़ुर्ग है वो भी ऐसा करते आ रहे हैं, हम भी वैसा ही करेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है एक तरह से बैरियर का काम करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी। यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हिम इट एक्ट एज अ बैरियर टू द राइज ऑफ रैशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वही लिखा है, ठीक है ना, सेम एज इट इज ही। आगे देखते हैं अपनी क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी में मैं आपको एग्जांपल दूंगी महात्मा गांधी जी का। ये क्रिज्मेटिक अथॉरिटी पता कौन सी, ये अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति जिसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास इतनी क्षमता होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके अपनी जो विशेषताएं हैं उनसे, जो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपने जो काम है अपने सोशल एक्शन से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके पास अपनी विशेषताओं के कारण ही उसके पास यहाँ पर अथॉरिटी आती है, उसको बोलते हैं क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है ना। ये उसे कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं होती जहाँ उसे जनरेशन टू जनरेशन मिली होती है, ये उसकी खुद की विशेषताओं के, उसकी खुद की कैपेसिटी के कारण जो है ये वाली अथॉरिटी उसके पास आती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है ना। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पर्सनल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हु एक्सरसाइज इट। इसमें बंदे की खुद की क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी आती है जो उस इंडिविजुअल कोई भी एक्शन अगर वो कर रहा है, ठीक है ना। इट इज़ कोरिस्पॉन्ड टू अफेक्टिव सोशल एक्शन, मतलब कि जो वो इंडिविजुअल होगा जिसके पास वो क्रिज्मेटिक अथॉरिटी जो है, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना, वो बंदा जो है वो अफेक्टिव सोशल एक्शन करेगा, मतलब कि वो वाले काम ज़्यादा करेगा जिससे दूसरों का भला हो, वो अपना लाभ ना चाहते हुए दूसरों का वो भला करे, ठीक है ना। मान लो कहीं पर आग लगी तो वो आग में कूद जाएगा सभी को बचाने के लिए, ठीक है ना, उनकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएगा, मतलब कि हेल्प करने के लिए लोगों की तैयार रहेगा। एक तरह से इस तरह की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल ले लीजिए, अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय महात्मा गांधी बाय हिज सन नॉन वायलेंट फिलोसफी ओवर मासिस। हाँ, हम महात्मा गांधी जी की एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, जो उनकी नॉन वायलेंट फिलोसफी थी। महात्मा गांधी भी एक तरह के क्रिज्मेटिक लीडर ही थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था वाय अपनी जो उनकी नॉन वायलेंट फिलोसफी थी, ठीक है ना। Although Bever did not deny that charismatic leader may have outstanding characteristics, बेवर जो है डिनाई नहीं कर रहे कि हाँ कि जो क्रिस्मेटिक लीडर्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक होती है, आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक होती है उनकी। हिज सेंस ऑफ क्रिज्मा वाज मोर डिपेंडेंट अपॉन द ग्रुप ऑफ डिसाइपल एंड द वे दैट दे डिफाइन क्रिज्मेटिक लीडर। इफ द फॉलोअर फेल टू रिकॉग्नाइज अ लीडर एज अ क्रिज्मेटिक लीडर ही सीज टू रिमेन वन। मतलब कि जो क्रिज्मेटिक लीडर है उसको डिफाइन भी जो है डिसाइपल या ग्रुप ऑफ पीपल ही करेंगे कि वो क्रिज्मेटिक लीडर है या नहीं। एक बार अगर जो फॉलोअर्स हैं वो फेल हो गए रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये लीडर क्रिज्मेटिक लीडर नहीं है, तब वो जो है इंडिविजुअल वो क्रिज्मेटिक लीडर नहीं कहलाएगा। मतलब कि मेनली जो है लोगों पर डिपेंड करेगा कि वो क्रिज्मेटिक लीडर है या नहीं, ठीक है। टू बेवर क्रिज्मा वाज अ रिवोल्यूशनरी फोर्स।
बेवर के अकॉर्डिंग क्रिज्मा एक रिवोल्यूशनरी फोर्स है, मतलब कि ये सोसाइटी में चेंज लाने की क्षमता कर रखता है जो हमारा क्रिज्मा है, ठीक है ना, क्रिज्मेटिक लीडर जो होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। वो अगर इन्फ्लुएंस करता है तो लोग उसकी बात मानते हैं, जैसा वो बोलेगा वैसा ही लोग करेंगे, ठीक है ना। इस तरह was a helm the charisma was a revolutionary force. The rise of charismatic leader may well pose a threat to system. ये जो है सिस्टम को थ्रेट पहुंचा सकता है जो क्रिस्मेटिक लीडर है, एंड लीड टू ड्रामेटिक चेंज इन द सिस्टम, और जो है ड्रामेटिक चेंज ला सकता है सिस्टम में। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें, जैसे जो है महात्मा गांधी जी ने सभी जो पूरे इंडिया के लोग हुए उनको लीड किया, और किस तरह से जो है ब्रिटिश जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे उनको बाहर भेज दिया था, ये आपको एग्जाम्पल मिल सकती है, ठीक है ना, क्रिस्मेटिक लीडर की। दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड इन टाइम ऑफ क्राइसिस एंड टर्मोइल। जो क्रिस्मेटिक लीडर उभर के आते हैं वे मेनली आते हैं जब क्राइसिस पड़ा होता है और टर्मोइल उथल पुथल मची होती है, व्हेन अदर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी सीम्स टू बी फेलिंग, जब बाकी जो अथॉरिटी है वो फेल कर रही होती है, उनको उनसे सिस्टम ही नहीं चलाया जा रहा होता, एंड न्यू फॉर्म ऑफ अथॉरिटी आर नीडेड, और उस टाइम पर एक नई अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे महात्मा गांधी आए थे, उससे पहले 1857 के रिवोल्ट के बाद थोड़ी उथल पुथल तो मच ही चुकी थी, ठीक है ना, रोष फैल गया था पूरे इंडिया में, ठीक है ना, सभी जो सेक्शंस हैं उनके बीच में, ठीक है ना। तब जो है हमारे पास आए थे महात्मा गांधी, वो एक तरह क्रिस्मेटिक रूप में उभर के आए, और जो है इस टाइम पर टर्मोइल भी था, क्राइसिस भी थी, और जो उसके ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो तो बिल्कुल बैडली इफेक्ट कर रही थी, ठीक है ना। उस टाइम पर तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, वो उस टाइम पे जी गांधी जी आ गए थे। अकॉर्डिंग टू बेवर अ क्रिस्मेटिक सिस्टम इज़ इनहेरेंटली फ्रेजाइल। बेवर के अकॉर्डिंग जो क्रिस्मेटिक सिस्टम है ये फ्रेजाइल है, नाजुक है, ये जब तक लीडर है तब तक ही रहता है। इट सर्वाइव एज लॉन्ग एज क्रिस्मेटिक लीडर लाइव और क्राइसिस लास्ट, ठीक है ना। जैसे ही बेचारे क्रिस्मेटिक लीडर जो होते हैं अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है ये सिस्टम, दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो नोट एज अफेक्टिव एज लीगल रैशनल अथॉरिटी। बेवर के अकॉर्डिंग ये जो अथॉरिटी है वो लीगल रैशनल अथॉरिटी की तरह इतनी इफेक्टिव भी नहीं है, एज ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन क्रिस्मेटिक अथॉरिटी हैज़ नो फॉर्मल रूल्स, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है क्रिस्मेटिक लीडर के द्वारा बनाएगी, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिस्मेटिक लीडर को बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि मान लो अगर एक बंदा पूरे इंडिया को लीड करेगा तो उसको कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशंस तो बनानी पड़ेगी अलग अलग स्टेट्स में भेजने के लिए, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन होगी, पर उन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मल रूल्स वगैरह नहीं होते, ना ही कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स अच्छे तरह से इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो सिस्टम जो थोड़ा वीक होता है और जल्दी ही टूट जाता है, नाजुक होता है, इसलिए बोला है इनको, ठीक है ना। अगर जो है क्रिस्मेटिक लीडर को कुछ हो जाए तो फिर वो चल नहीं पाता। उसके बाद है लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी जिसको मतलब कि अगर इंडिविजुअल के पास पावर है तो वो पावर वो उसके पास ऐसे ही नहीं आई, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही उस पावर को एक्सरसाइज करेगा। मीन्स टू से डैट कि अगर बंदे के पास पावर है वो ऐसे ही उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसके पास रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उनके अनुसार ही उस पावर का एक्सरसाइज करेगा। मीन्स टू से डैट मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर है, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि रेड लाइट पे रुकना है, ठीक है ना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं तभी वो बोल रहे हैं, अपने आप से नहीं वो बोल रहे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी, मतलब वो अथॉरिटी जो कि लॉज रूल्स के हिसाब से इंडिविजुअल के पास आती है, ठीक है ना। दिस अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन वर्क रैशनल सोशल एक्शन। जो ये अथॉरिटी होती है वो वर्क रैशनल सोशल एक्शन पर बेस होती है, मतलब कि जो कि इंडिविजुअल जिनके पास पावर होती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, पावर नहीं अथॉरिटी, मतलब कि पीपल जिनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन वगैरह लेने की, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं। एक और बात, वो जो भी उनका पर्पस होता है, ठीक है ना, मेनली वो क्लियर होना चाहिए कि हम अगर उन्होंने कोई डिसीज़न लिया है किसी पर्पस के लिए तो वो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया, ठीक है ना। इट टेक अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, मतलब कि जो ये हमारी लीगल रैशनल अथॉरिटी है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। एक आपको स्कूल में भी दिख जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है ना। एक जो हमारे पास इंडस्ट्री है वहाँ पर भी आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी में तो होती ही है हमारे पास ये वाली, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास
बट द फॉर्म इंटरेस्ट बेवर वॉज ब्यूरोक्रेसी विच ही कंसिडर्ड द प्योरेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लीगल अथॉरिटी। इन्होंने उसका लीगल अथॉरिटी वाला बेस्ट एग्जाम्पल दिया है ब्यूरोक्रेसी से, कि वहाँ पर जो है प्योरेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है लीगल अथॉरिटी की, ठीक है ना। लीगल अथॉरिटी को अच्छे तरीके से ब्यूरोक्रेसी में ही एक्सरसाइज किया जाता है। समझ आ गया अथॉरिटी। हाँ, एक और बात, बेवर कहते हैं फर्दर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अथॉरिटी में चेंज ओवर टाइम। जो अथॉरिटी होती है पर्टिकुलर टाइप, चाहे वो लीगल रैशनल अथॉरिटी हो, चाहे हो वो हमारे पास क्रिज्मेटिक लीडरशिप वाली, ठीक है ना, ये टाइम के साथ चेंज होती ही रहती है और एक अनदर टाइप ऑफ जो है अथॉरिटी में बदल जाती है, ठीक है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अथॉरिटी में चेंज ओवर अ टाइम एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर टाइप। एग्जांपल ले लो, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा मतलब कि जो क्रिज्मेटिक लीडर होते हैं शुरू शुरू में तो वो सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहले तो वो स्मॉल एरिया में ही सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है उनका एरिया बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे एरिया बड़ा होता जाता है मतलब कि पूरे, मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया की बात ले लो, कुछ कोई क्रिज्मेटिक लीडर है, ठीक है ना, उन्होंने पहले थोड़ा सा एरिया को इन्फ्लुएंस किया, फिर जाते 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 वो पूरे इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। अब जो है फिर वो क्या करेंगे, उन्होंने कुछ मूवमेंट चलाई हुई है और साथ में, ठीक है ना। अब जो है उस मूवमेंट को अब ऐसे तो लीड नहीं किया जा सकता, अब उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए अलग अलग स्टेट में, ठीक है ना, या अलग अलग सेंटर चाहिए। अगर इंडिया में है तो आप उनको 5-6 सेंटर तो मेनली होने ही चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो पूरे इंडिया को लीड कर सके आसानी से। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेंगी, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाने पड़ेंगे। इस तरह जो है हमारे पास क्रिज्मेटिक अथॉरिटी है वो धीरे धीरे लीगल रैशनल अथॉरिटी की तरफ जाने लगेगी, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ रैशनैलिटी, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला था रूटिनाइजेशन ऑफ क्रिज्मा, मतलब जब क्रिज्मेटिक लीडर जो है लीगल रैशनल अथॉरिटी की तरफ चल पड़े थे। अब दूसरे नंबर पर है ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ रैशनैलिटी, मतलब कि जो हमारी लीगल रैशनल अथॉरिटी है कभी कभार ये भी जो है चेंज होकर जो हमारे पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसमें आ जाती है। वो कैसे, देखिए, लीगल रैशनल अथॉरिटी में सारा काम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप स्कूल, मान लो स्कूल ले लो एक, ठीक है ना, स्कूल में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है कि टीचर को आना है, पढ़ाना है और फिर चले जाना है, बस ये रूल्स एंड रेगुलेशन में बस इतना ही बता रखा है कि होमवर्क वगैरह सारा कुछ जो भी मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, वो करवानी है। मान लो एक दिन जो है स्कूल ने प्लान की पिकनिक, ठीक है ना, पिकनिक प्लान की, सभी लोग जो है पिकनिक गए, वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के साथ फूड शेयर किया, मतलब कि बहुत सारा इकट्ठे काम किया, खेला, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर पिकनिक में, ठीक है। इस तरह से जो लीगल रैशनल अथॉरिटी से यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी आने लगी थी, ठीक है। बस यही है, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आप इसको थोड़ा रिमाइंड करके जो है वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला पेज रह गया है ना दिखाने के लिए, तब तक के लिए बने रहे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।